होता है। मैं आगे जा रहा हूँ, राज आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरह से राहुल ये चीजें निकलकर सामने आ रही है कि भीम ने कहा कांग्रेस खात्मे की ओर जा रही है, जैसे जैसे हमने देखा भी है लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव और अब के चुनाव, क्या वाकई में लगता है कि अब खत्म हो रही है कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए पंकज, एक बहुत अच्छी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अच्छा। आपने पिछले 2 बार सरकार बनाई लगातार, यूपीए 1 और यूपीए 2। हाँ। दोनों में आपने जनता को दिया क्या? अच्छा। जनता को देने के नाम पर एक महात्मा गांधी नरेगा दिया, जो अपने आप में इतना विवादास्पद स्कीम रहा कि इससे कह सकते हैं इससे ज्यादा घोटाला किसी केंद्र की स्कीम में हुआ ही नहीं। इसके अलावा कोयला लूट गया, 2G स्पेक्ट्रम्स लूट गए, नीलामी नहीं हुई, अनियमितताओं की भरमार थी, CWG जब गेम हुए उस वक्त लूट हुई। तो मतलब जो एक इतनी बड़ी पार्टी जिसका डंका बजता था पूरे देश में, वो इस तरह पहुंच गई है, इस जगह पर पहुंच गई कि उसकी हालत आज ऐसी हो गई। क्या वाकई में सोनिया गांधी और राहुल गांधी में वो क्षमता नहीं है जो इंदिरा गांधी में थी, राजीव गांधी में थी, जो नेहरू में थी? नहीं, क्षमता की कमी आप इस वक्त नहीं कह सकते। हालांकि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है कांग्रेस का, आप देख सकते हैं लोकसभा से लेकर लगातार परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है वो गिरता ही जा रहा है, लेकिन क्षमता पे ही सवाल नहीं उठा सकते हैं। हाँ। इस वक्त जो इन लोगों ने पूरे कांग्रेस ने मिलकर जो बर्बाद किया था देश को, उसके लिए लोगों को बदलाव चाहिए था। बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी सिंगल ऑप्शन थी। लोग जो है एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट कांग्रेस के जो जवाब में लोगों ने भाजपा को वोट दिया, भाजपा सरकार में आ गई और लगातार अब तक जो है, क्योंकि केंद्र में अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, बहुत दिन बाद अगर आपको साल 1.5 साल बाद बहुत अच्छा रिजल्ट अगर नहीं दे पाती है ये गवर्नमेंट, तो दोबारा से मैं उम्मीद इसकी है कि कांग्रेस वापस आएगी। लेकिन क्योंकि समाजवादी परिवार दोबारा से एकत्रित हो रहा है, आपने देखा होगा कल भी जंतर मंतर पे सारे समाजवादी नेता इकट्ठे हुए थे, लेकिन उन सारे पार्टियों में सामंजस्य नहीं है। इसका फायदा विचार अलग है, बातें अलग हैं, बिल्कुल कर्मी अलग है, फायदा कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस जो है दोबारा से कमबैक कर सकती है। लेकिन ये डिपेंड करेगा, ये जो मोदी गवर्नमेंट बनी है इसका रिजल्ट क्या होता है। अगर इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा रहता है तो फिर अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन अगर रिजल्ट खराब रहता है या जैसा यूपीए 2 करके गई है वैसे कारनामे अगर एनडीए के भी राजनेता करते हैं तो बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा कांग्रेस को दोबारा आने में। राम, आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक कहावत है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। क्या वाकई में कांग्रेस जो है मन से इस कदर हार गई है कि अब वो दिखाई नहीं देता, वो ललक, वो चमक उनके चेहरों पर दिखाई नहीं देती जो पहले दिखाई देती थी इंदिरा के दौर में, या इससे पहले कहें यूपीए 1 और यूपीए 2 में? राम, बिल्कुल, देखिए बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, जिस तरह से भीम और जो इंसान या फिर जिस व्यक्ति को सफलता मिलती है तो उसका बॉडी लैंग्वेज बता देता है कि उसका आत्मविश्वास कितना बड़ा है। देखिए, और इसी तरीके से अगर बीजेपी की बात करते हैं तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिली थी उसके बाद से मोदी नाम को लेकर जो चुनाव लड़ा था, देखिए उसका फायदा कितना हुआ। और उसके बाद भी फिर विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, राज्यों में महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो या फिर दूसरे स्टेट की अगर बात करते हैं, नहीं, ये केवल मोदी नाम का फैक्टर था। मोदी नाम की वजह से कांग्रेस आज गर्त में जा रही है या कांग्रेस की खुद की करनी है, ये मैं सवाल ये है। देखिए, मैं वहीं पर आ रहा हूं। देखिए, और यहाँ पर जिस तरह से मोदी ने या यूं कहें कि बीजेपी ने जिस तरह से एक एक मुद्दों को पकड़ा कि आखिरकार देश की जो स्थिति है वो किस वजह से है, किस वजह से देश इस समय विकास की ओर नहीं, जबकि उन्नति होनी चाहिए थी लेकिन अवनति हो रही है। तो उस चीज को लेकर जो बीजेपी ने जिस तरह से जनता को समझाने की कोशिश की, अपनी बात जनता तक पहुंचाई, उसके बाद फिर जनता अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि उनके विकास के लिए या फिर अपने हित के लिए किस पार्टी को वो चुनना चाहते हैं और किस तरह से उन्होंने चुनाव करना है। तो हमने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान। और विधानसभा चुनाव में आते हैं तो वहां पर जिस तरह से कहा गया था कि जब बीजेपी की सरकार बन गई उसके बाद फिर विपक्ष ने या फिर कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस ने फिर से टांग खींचने शुरू कर दी। बीजेपी की काले धन के मुद्दे को लेकर आपने चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए, आपने विकास के नाम पर लोगों को बहलाने की कोशिश की। ये इस तरह से भी नहीं, मैं कांग्रेस की वजह जानने की कोशिश कर रहा हूं। राम, जिस तरीके से कांग्रेस पहले सेंटर से आउट हुई, सेंटर से बीजेपी आई, कांग्रेस बाहर हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का राज था, वहां से भी उसको बाहर किया गया, हरियाणा में राज था, वहां से भी बाहर किया गया, और कहीं ना कहीं 2013 का वो इलेक्शन हम दिल्ली का नहीं भूल सकते हैं जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहां भी कांग्रेस कई सालों से थी, 15 साल से शीला दीक्षित वहां पर थी, लेकिन वहां पर भी सफाया हुआ। क्या ये केंद्र की वजह से ही हुआ या राज्यों में भी ऐसा था या मोदी की लहर थी? मैं कारण खोजने की कोशिश कर रहा हूं कि कांग्रेस आखिर ऐसी स्थिति में आज क्यों जा पहुंची है कि कांग्रेस की छवि, कांग्रेस के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल पंकज, हम वहीं आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस की अगर बात करते हैं और बीजेपी के लेकर अगर कंपेयर करते हैं तो देखिए बीजेपी में जो रणनीति बनाने की जो कोशिश की जाती है केंद्र की तरफ से की जाती है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस में ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है
कि किसी एक के हाथ में दिया जाए। कभी सोनिया गांधी तो कभी राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस राजनीति करती है। बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है। तो यहाँ पर मोदी ने जिस तरह से अपने हाथ में पूरी कमान ली, उसके बाद उन्होंने एक टीम तैयार की कि किस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में किस तरह से हमने परफॉर्म करना है। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट, अगर उसकी तुलना में अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर लड़ाई, अंदरूनी लड़ाई हमने देखी, और उसके बाद जब नेतृत्व की बात आती है तो दो ही नाम आगे आते हैं, या क्या ये नेतृत्व की लड़ाई की बात आप राम जो कर रहे हैं, ये अभी शुरू हुई यूपीए 1 और यूपीए 2 में, या इससे पहले भी जब इंदिरा का दौर था, जब नेहरू का दौर था या राजीव का दौर था, उस समय भी ये चीजें देखने को मिलती थी? देखिए, भले ही कांग्रेस ने दो बार अपने प्रधानमंत्रियों को दूसरी पारी के लिए उतारा, जैसे मनमोहन सिंह की अगर बात करते हैं, तो अगर किसी बड़े चेहरे की तलाश करते हैं कांग्रेस के अंदर, तो ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है कि वो प्रभाव डाल सके नेताओं के साथ साथ जनता पर भी, देश पर भी, कि वो कांग्रेस को आगे बढ़ाए। लेकिन जिस तरह से मोदी ने कमान संभाली, तो ये सबसे बड़ी बात है। बहुत अहम सवाल आपने किया है। कांग्रेस में नेतृत्व, राहुल, आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, अगर सोनिया गांधी नहीं, राहुल गांधी नहीं, फिर कौन? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती कर दी प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बना के, क्योंकि प्रणब मुखर्जी ही एक ऐसा चेहरा थे जो पूरे कांग्रेस को एकजुट करके लेके चल सकते थे। इस वक्त देखिए लोकसभा में उनका जो नेता विपक्ष है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया है, जो कि बड़ा है, बड़े नाम है, लेकिन प्रभावहीन है, आपको बहुत अच्छे से पता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो राहुल गांधी को आपने क्यों नहीं बनाया? अगर राहुल गांधी को एक्सपोज करना है तो आपको अभी से करना पड़ेगा। शुरुआत कैसी भी हो, लेकिन शुरुआत तो करानी पड़ेगी। तो इसलिए चेहरे को खोजने की कवायद जो है कांग्रेस ने अभी तक की नहीं है, जो कि इसे बहुत पहले कर देना चाहिए था। हालांकि राहुल गांधी लोगों ने लोकसभा में बहुत ज्यादा प्रचार किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा सफलता कांग्रेस को मिली नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि राहुल गांधी को दरकिनार कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी की वजह से अगर एनडीए हार जाती तो नरेंद्र मोदी को दरकिनार नहीं किया जा सकता था। उस पर दांव खेलिए, आगे चल के घिस घिस के ही जो आप डर किस चीज का है राहुल? एक डर इनके मन में, शंका इनके मन में, वो किस चीज का डर है कि अगर राहुल गांधी को आगे करते हैं, अभी भी खुलकर कभी भी ये बात सामने नहीं आई कि राहुल गांधी आगे किए हों इन्होंने? बिल्कुल, देखिए डर इनको इस वक्त इस बात का है कि अगर राहुल गांधी को खुल के आगे करते हैं, राहुल गांधी फेल्योर होते हैं, तो उन्हें वो दोबारा आगे नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान की अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो को चुनाव नहीं लड़ाया था, क्योंकि हारने के पूरे चांसेस थे, तो उन्होंने नहीं हराया कि राजनीतिक करियर पे प्रश्न चिन्ह अभी लग जाना है। इसलिए जो है राहुल गांधी का नाम ले नहीं रहे, लेकिन इनको ये देरी जो है बहुत महंगी पड़ेगी। शख्स को लेकर पूरी की पूरी पार्टी को गर्त में डालना या डुबोना कहीं ना कहीं कांग्रेस ऐसी है। भीम, आपके पास आ रहा हूं, आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि वाकई में अगर सोनिया गांधी कामयाब नहीं रही, राहुल गांधी कामयाब नहीं रहे, हम जानते हैं सोनिया गांधी अपने राजनीतिक बुढ़ापे में जी रही हैं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, और उसके बाद राहुल गांधी अनुभवहीन नेताओं में से एक माने जाते हैं। लेकिन अगर ये दोनों नहीं होते तो तीसरा कौन होता है? देखिए, तीसरे की बात अगर करते हैं तो इस समय जो है उनके अगर परिवारवाद से निजात दिलाना है, गांधी परिवार से मुक्ति दिलाना, जैसा कि इसी को मोहरा बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जब जिस समय उनको बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया था, उन्होंने सबसे पहले परिवारवाद को ही और 60 साल के शासन को उखाड़ फेंकने की बात कहा और कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान किया। तो ऐसे में अब जो है उनके पास अगर परिवार से कोई चेहरा है तो वो है प्रियंका गांधी, और खासतौर पर प्रियंका गांधी को लेकर के मांग भी उठती रही कि जैसा कि हमने इलाहाबाद में भी देखा था कि सबसे पहले इलाहाबाद में मांग उठी थी प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ का नारा लगा था, और वहां पे ऐसे पोस्टर चिपकाए गए थे, बैनर लगाए गए थे, और प्रदर्शन भी जगह जगह किया गया था कि प्रियंका में वो अक्स नजर आता है जो इंदिरा गांधी में नजर आता था। हालांकि ऐसी स्थिति इसके पहले भी आई है कांग्रेस की कि जो है जिस तरीके से आज जो इमरजेंसी का दौर था, और इसके पहले भी एक समय ऐसा आया था जब इंदिरा गांधी खुद जो है पार्टी के अध्यक्ष बन गई थी, उसके पहले जो अध्यक्ष थे उनको हटा करके वो जो है खुद अध्यक्ष बन गए, और इसके बाद प्रधानमंत्री पद भी जो उन्होंने लिया, ग्रहण किया, जिस समय सूचना प्रसारण मंत्री रही नेहरू की जमाने में। मैं रोक रहा हूं आपको एक छोटे से ब्रेक के लिए, मेरे को यहाँ पर रुकना है। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो वाकई में जानेंगे कि क्या है कांग्रेस का भविष्य। जब देता है दस्तक,
सन्नाटे से तब निकलती है एक सनसनी, होती है वारदात और एक बार फिर हावी होता है गुनाह। अपराधियों के नापाक मंसूबों और जुर्म की दुनिया की पल पल की खबर। आपकी बात मुद्दे के साथ, शतरंज की बिसात में सियासत का स्वाद, ईमानदार हो या फिर दागदार, हर वो बात जो होगी बेबाक, बात बेबाक। कुछ खबरें छूट जाती हैं जिंदगी की तेज रफ्तार में, हम करेंगे उनको आपकी नजर, ये भी है खबर। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से झारखंड के नतीजे आ चुके हैं, जम्मू कश्मीर के नतीजे भी लगभग आ चुके हैं, उस पर चर्चा हो रही है कि जिस तरह से कांग्रेस अपना जनाधार खो रही है, धीरे धीरे देश से खोया अब राज्यों से भी खो रही है, कहां जा रही है कांग्रेस और क्या कर रही है बीजेपी, इस पर भी बात हो रही है। लेकिन एक अहम सवाल ये बच जाता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हैं, इसमें गुंजाइश कहां और किसके लिए कितनी बनती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं कि वाकई में जम्मू कश्मीर की स्थिति कैसी बनती दिखाई दे रही है, जो सीटें अभी हमारे सामने हैं उसको लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं। भीम, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह की स्थिति बनी है, इसमें क्या लगता है आपको, बीजेपी किसके साथ, पीडीपी किसके साथ, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके साथ? देखिए, जो तस्वीरें अभी सामने आई हैं, इसमें तो साथ तो चाहिए ही। बिना किसी के साथ का जो है सरकार वहां पे चल नहीं सकती। ठीक है, गठबंधन जरूरी है। इसलिए जो है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। ऐसे में अब पीडीपी को, क्योंकि सबसे पहले सरकार बनाने का न्योता पीडीपी को मिलेगा, जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको मिलेगा। अब पीडीपी के ऊपर है कि वो समर्थन लेती किससे है। एनसी से ले नहीं सकती, क्योंकि दोनों पार्टियों में 36 का आंकड़ा हमेशा रहता है और दोनों ही क्षेत्रीय पार्टियां हैं। बचती हैं दो राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस को अगर मिलाती है तब भी उसे अदर्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर बीजेपी को मिलती है, बीजेपी के साथ आती है, बीजेपी को साथ अपने लेके चलती है, तो जो है बीजेपी के साथ मिलकर के तो फिर बहुमत का आंकड़ा जो है उसका करीब 55-56 के करीब पहुंचेगा। तो ऐसे में जो है, अगर इतना जो है बहुमत, पूर्ण बहुमत रहेगा, बहुमत यानी कि अति बहुमत कहें, तो अति बहुमत अगर रहेगा तो फिर जो है उसको किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी, और उसका जो तालमेल होगा केंद्र और राज्य दोनों का जो है तालमेल बन जाएगा, और बीजेपी और पीडीपी की बात, कई जगहों पर सहूलियत मिलेगी जी। और अगर देखिए, जो कांग्रेस के जिस तरीके से हस्र हो रहा है, कांग्रेस जिस तरीके से गर्त में जा रही है, उसका सुपड़ा साफ होता जा रहा है। ऐसे में पीडीपी किसी हाल में भी कांग्रेस को साथ लेकर के नहीं चल सकती। लेकिन जिस तरीके से जैसे ही चुनाव के रुझान आने लगे, उतने में उसी समय तुरंत जो है कांग्रेस की तरफ से ये साफ किया गया कि अगर पीडीपी चाहे तो हम समर्थन देने को तैयार है, वो हमें ना कोई शर्त चाहिए ना कुछ चाहिए, लेकिन हम समर्थन देंगे। यानी कि वो ये चाह रही है कि हम सरकार में किसी तरह से बने रहें, यानी कि उसका वजूद कुछ न कुछ कहीं न कहीं रहे, एक चिराग तो जलता रहे, जिसके जरिए उसको एक उम्मीद रहे कि वो कभी वो चिराग जो है और बड़ा विकराल रूप लेकर के जो है फिर से वापसी कर सकता है। ऐसे में अगर जो है पीडीपी अगर कांग्रेस को इसलिए भी नहीं लेना चाहती कि अगर क्योंकि उगते सूरज को सब सलाम करना चाहते, डूबते को कोई नहीं करता है, तो ऐसे में डूबता हुआ सूरज है अगर कांग्रेस, तो पीडीपी और बीजेपी की बात की, आपने बोला कि एक बहुमत होगा, बहुमत के आंकड़े से कहीं ऊपर सीटें हो जाएंगी, लेकिन यहाँ आपको लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री की लड़ाई या उप मुख्यमंत्री की लड़ाई, गृह मंत्री की लड़ाई, ये तमाम चीजें आ जाती हैं कि इसकी लड़ाई शुरू हो जाएगी इसके बाद? देखिए, अभी सबसे बड़ा सवाल क्या है कि, और सबसे बड़ी जो है मजबूरी बीजेपी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कि उनको जो है एक जिस तरीके से उन्होंने एक बीड़ा उठाया है, एक सपना पाला है कि जो है कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। तो ऐसे में उन्हें कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के लिए थोड़ा सा अगर कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है तो फिर वो करेंगे, नहीं हटेंगे। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो करेंगे। और रही बात जो है, अगर दोनों पार्टियों का समन्वय बैठता है तो देखिए, जो एक ऐसा मुद्दा है जिसपे लेकर के दोनों पार्टियों में विरोधाभास है, एक धारा 370 है, जिसपे जो है बीजेपी और पीडीपी में कतई समर्थन नहीं हो सकता, आपस में नहीं हो सकता तालमेल, क्योंकि बीजेपी के लिए वो नाक का सवाल है, क्योंकि वो अपने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र किया है कि जो है हम धारा 370 हटाएंगे, कश्मीर को भारत में मिला करके और उसको एक समान विकास की गति वहां पे देंगे, उसकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगे, उसको दुनिया के पटल पर रखेंगे, फिर से कश्मीर की खूबसूरती वापस आएगी। ठीक।
ऐसे में अब जो है अगर प्रधानमंत्री के पास थोड़ा सा भी मौका है कि अगर कुछ देखिए जब अगर समझौता होता है अगर तो ऐसा नहीं कि आप अपनी ही बात चलाएंगे और लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा निराश करने वाली बात ये रही कि जिस तरीके से उन्होंने मिशन 44 पे अपने चले थे, भले ही वो अगर मिशन 44 पे नहीं चलते, अगर यहाँ पे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरती, भले ही वो एक सीट से आगे होती, तो ऐसे में जो है बीजेपी के पास जो है ये जरूर मौका रहता कि वो अपने तरीके से किसको साथ लेके चलती और किसका साथ छोड़ती, तब जो है यहाँ स्थितियां अलग होती। लेकिन अभी स्थितियां वहां पे अलग हैं। देखिए यहाँ पे जो है बीजेपी अपने मन से जीती है, बीजेपी के मन की जीत है और बीजेपी जो आज जीती है, इसके पहले जिस तरीके से हरियाणा में उसको पूर्ण बहुमत मिला, महाराष्ट्र में भले ही गठबंधन की सरकार है, फिर इसके बाद झारखंड में भी उसे पूर्ण बहुमत मिला और जम्मू कश्मीर में हो सकता है कि गठबंधन की सरकार बने, क्योंकि अमित शाह भी साफ कर चुके हैं। जब अभी 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उन्होंने साफ कर दिया था कि हमें सरकार में शामिल होने पर हम विचार करेंगे कि हमें सरकार में शामिल होने के लिए किन शर्तों के साथ हम सरकार में शामिल हो सकते हैं। राहुल, लेकिन ठीक है, भीम आऊंगा आपके पास। जी राहुल, आप क्या सोचते हैं, क्या किस हिसाब से आप समीकरण बनेंगे, किस हिसाब से सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में? बीजेपी किसके साथ जाएगी, पीडीपी किसके साथ आएगी, क्या कुछ होने वाला है आगे? कयासों का दौर जारी रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। देखिए पंकज, इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी को मेरे ख्याल से एनसी और जो अदर्स हैं उनके साथ जाके सरकार बनानी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पीडीपी को जब अगर पहले ये अगर ऐसा कर लेते हैं तो पीडीपी विश्वास मत पारित नहीं कर पाएगी, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाते हैं तो भी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरी पार्टी उनके पास मौका आएगा और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और अदर के साथ मिलकर 46 का आंकड़ा छू लेंगे, 46 पहुंच जाएंगे, तो बहुमत के आंकड़े से थोड़ा आगे ही है। राहुल, क्या लगता है आपको, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमेशा कोसते बाप बेटी की सरकार ने लूटा है, खाया है, भ्रष्टाचार किया है, नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी चुनावी रैलियों में इनका जिक्र किया करते थे, ऐसे में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक साथ आना कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। देखिए, जिस कश्मीर को बचाने के लिए वो ऐसी बात कहते थे, उसी कश्मीर को बचाने के लिए उस कश्मीर के हित में ऐसा होगा। क्योंकि आप देखिए, कश्मीर की जब आप बात करते हैं तो इसे हम नेशनल इलेक्शन नहीं मानते, कश्मीर अपने आप में एक देश मान के चलता है। आप उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा हेर फेर बदलाव नहीं कर सकते, आप उनके नियमों में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है छोटी पार्टी है, इनके पास कमर टूट चुकी है, इसलिए जो कह सकते हैं ना हैकड़ी, वो नहीं दिखा पाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। और भारतीय जनता पार्टी के पास जब वो सरकार बनाएगी तो भारतीय जनता पार्टी जो है, जो कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसको दोबारा से उन वादियों में खुशहाली लाने की जो पुरजोर कोशिश है वो बीजेपी अपने हिसाब से कर पाएगी। क्या टीडीपी कांग्रेस के साथ नहीं जा सकती? टीडीपी कांग्रेस के साथ तो जा सकती है, लेकिन जाने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। पीडीपी कांग्रेस तो कह ही रही है कि पता नहीं कौन से सांप्रदायिक शक्तियों का ये हमेशा हवाला देते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, और वो कौन से सेक्युलर है मुझे नहीं पता। और वो अगर उनके साथ जाते हैं, अगर अदर्स को पहले ही बीजेपी अपने पाले में खींच लेती है तो। लेकिन वहां का ये चीज रहा है राहुल कि जब जब अदर्स की बारी आती है वो उसी के साथ जाते हैं जो सरकार बनाएगा, यानी कि जो सरकार बनेगी। अब बीजेपी के साथ वो पहले नहीं जा सकते हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी उनको भी सस्पेंस है उस पर। नहीं, देखिए, बीजेपी क्योंकि केंद्र में है, एनसी ने पहले कह दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि हम बीजेपी के साथ जाके सरकार बना सकते हैं। तो इस वक्त जो जितने भी आप देखेंगे, जितने भी छोटे जो निर्दलियां हो या छोटी पार्टियों के विधायक हो, वो आराम से आ जाएंगे अगर। लेकिन यही है कि पहल करनी पड़ेगी पहले। लेकिन अभी इसको कह सकते हैं कि मैं कयास लगा रहा हूं, लेकिन तो पहल का ही है राहुल, झगड़ा तो पहल का ही है, क्योंकि नाम का सवाल जो है। राम, आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में पीडीपी बीजेपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी कौन बना रहा है सरकार जम्मू? देखिए, जिस तरह से राहुल और भीम दोनों कह रहे हैं कि यहाँ पर गठबंधन की सरकार तो बनानी जरूरी है, लेकिन गठबंधन में बिल्कुल बनेगी, लेकिन गठबंधन में जितने कम दल होंगे सरकार उतनी मजबूत होगी, ये हम भी जानते हैं। अब हमने देखा भी पिछले चुनावों में या फिर पिछले कई राज्यों में हमने देखा कि गठबंधन में जितने कम दल होंगे उतनी अच्छी सरकार बनती है, क्योंकि ज्यादा दल गठबंधन में शामिल होंगे तो उनको उनके मंत्रिपरिषद को लेकर और सीटों के बंटवारे को लेकर, पदों के बंटवारे को लेकर झगड़े देखने को मिलते होंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अदर्स की बात करते हैं, तो तीनों को मिलाकर अगर सरकार बनाने की कोशिश भी की जाती है तो सरकार भले ही बन जाए, वहां पर सरकार गठन भले ही हो जाए, लेकिन विवाद होगा वहां पर मुख्यमंत्री के पद को लेकर और दूसरे जो मंत्री पद है उसको लेकर। कहीं पर भी होना है विवाद, तो पीडीपी के साथ लेकिन अगर पीडीपी और बीजेपी यहाँ पर सामने आते हैं और दोनों गठबंधन करके सरकार बनाते हैं तो वहां पर हो सकता है कि जो विवाद हो काफी कम हो जाए, क्योंकि ये भी एक जो मौका मिल सकता है, एक चांस ये भी हो सकता है कि अगर आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो 2.5 साल आप रख लीजिए, 2.5 साल दूसरी पार्टी का कोई, यानी कि बारी बारी करके वो सरकार चला सकते हैं, जैसे कि हमने झारखंड में देखा है।
इससे पहले। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो धारा 370 है, वो जो एक पेच फंसा हुआ है बीच में। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि बीजेपी की जहां रैली हुई है, पीएम की जहां रैली हुई है, वहां पे उन्होंने धारा 370 को ऐसा इस्तेमाल किया कि अगर जम्मू की तरफ जाते हैं और उसके बाद कश्मीर की अगर बात करते हैं, तो वहां पर जहां पर इन्होंने रैलियां की तो इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कई जगह वो कश्मीरी पंडितों के साथ रहे, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात भी कही। लेकिन जब धारा 370 की बात आती है तो वहां पर भी कहने इसको पुरजोर इतने पुरजोर तरीके से नहीं उठाया गया था। तो इस पर जब विकास की बात आती है यहाँ पर और जनादेश की बात आती है कि जनादेश का आप सम्मान करें, तो हो सकता है कि बीजेपी और पीडीपी में इस चीज को लेकर, धारा 370 को लेकर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाए, अगर हो जाए। लेकिन उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। श्रीनगर जिला जो है हमारे लिए इस बार बहुत मुश्किल होना था। एक तो 8 की 8 सीटें हमारी थीं। सोनवार एक ऐसा इलाका था जहां शायद पिछले 4 इलेक्शन में 3 हम जीते। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में एंटी इनकम्बेंसी का तो था ही था, उसके साथ में जो सैलाब ने नुकसान किया उसका भी हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। और मुझे पहले से ही मालूम था कि सोनवार जो है वो कांटे की टक्कर रहेगी और वहां जीतना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये देखें ना, बीरवा का भी कोई इतना ज्यादा आसान नहीं रहा। बीच में ऐसी सूरत हाल बनी कि मेरा लीड जो है वो पूरा गायब हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा लीड बनी। उमर अब्दुल्ला अपनी खामियां गिना रहे थे। जिस तरह से आज तक जम्मू कश्मीर में जो चीजें हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो प्राकृतिक आपदा आई थी उसके लिए भी सरकार कहीं ना कहीं कमी हुई है, वोट कम मिले हैं इस बार उनकी पार्टी को, ये चीजें देखने को मिली है। भीम क्या वाकई में सहमत है जिस तरह से अभी उमर अब्दुल्ला बात कर रहे थे कि खामियाजा भुगतना पड़ा है उमर अब्दुल्ला को? देखिए, खामियाजा तो भुगतना ही पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में पूरे जो है जिस तरीके प्राकृतिक आपदा आई थी, उसमें कहीं न कहीं राज्य सरकार की नाकामी रही कि वो वहां पे जो है उनको सुविधाएं देने में या जो है उससे निपटने में नाकाम रही है। ठीक है। उसमें उस समय जो है केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय गृहमंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पे गए थे, उसके बाद जैसे ही उन्होंने आकर के उन्हें बताया कि हाँ इस तरीके के हालात है, अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए। ठीक है। क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी इस बात का बिल्कुल पता था कि सामने चुनाव है और ऐसे में इससे बेहतरीन और मौका कोई नहीं हो सकता कि वहां के लोगों का दिल जीतने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि वहां के सैलाब का जो खामियाजा भुगतना पड़ा, सैलाब से खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा, उसमें उनकी कमी जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उनकी जो है कहें तो एक निरंकुशता की जो है उनको झेलनी पड़ी है। निरंकुश जो उनका शासन है उसके शासन की नाकामी के चलते उन्हें ये हार झेलनी पड़ी है और इस तरीके से उनकी पार्टी भी जो है अब धराशायी हुई है। राहुल आप क्या सोचते हैं? मैं आ रहा हूं आपके पास भी। राहुल, क्या वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे ज्यादा आधार आजादी के बाद से कहा जाए तो सबसे ज्यादा सरकार कही जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहां पर रही है, चाहे गठबंधन में ही सही, लेकिन रही सबसे ज्यादा है। और आज वही सरकार जो है, वही पार्टी आज नीचे गर्त में जा रही है। आज वो खुद अपनी खामियों को गिना रहे हैं उमर अब्दुल्ला। बिल्कुल, देखिए पंकज, जो बाढ़ आई थी कश्मीर वैली में, इसने 2 चीजें की। एक तो जो अलगाववाद था, उससे जो लोगों का मोह था उसको भंग करवा दिया, क्योंकि उस लोगों को पता चल गया अलगाववादी जब हम डूब रहे थे तो हमें बचाने नहीं आए। हम जिन आर्मी पे पत्थर मारते थे वही आर्मी, उन्हीं आर्मी मैन ने हमें बचाया। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कमियां थी, जो प्रशासनिक अक्षमता जिसको कह सकते हैं, जो छुपी हुई थी उसे उजागर कर दिया, जिसका खामियाजा जो है इस वक्त जरूर उनको भुगतना पड़ा है। दूसरी बात अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 10 सालों की अगर आप बात करें तो किया कुछ नहीं है। विकास के नाम पे जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों? अक्सर 10 सालों में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, गठबंधन में ही सही, लेकिन कि ऐसा क्यों हुआ कि ये विकास करने में नाकाम रही है सरकार, जबकि इसके पास पावर थी, ये ताकतवर थी? ऐसा नहीं है कि ताकतवर नहीं थी। बिल्कुल, देखिए अब ये तो मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला ही बता पाएंगे क्यों उन्होंने विकास नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखिए कि विकास ना होने के बावजूद भी दोबारा वो चुन के आ गए, गठबंधन के जरिए ही आए लेकिन आ गए किसी भी तरह। और अभी यहाँ पे पिछले कुछ दिन पहले की अगर मैं रिपोर्ट का हवाला दूं, डीएनए की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 113 करोड़ रुपए के घपले का जो है आरोप जो है इनके पिताजी पे लगा था। तो कहीं ना कहीं वो पूरी राजनीति जो है
राजनीति की 2 साल, रणनीति के हिसाब से राजनीति नहीं की। अगर रणनीति के हिसाब से राजनीति करते तो ये जरूर सफल होते, और मुझे लगता है कम से कम इतनी बुरी जो हालात, अभी बुरे हालात जो हो गए हैं ये नहीं होते। कम से कम अच्छे स्टेबल, आप कम से कम ट्रम्प मेकर भी कह सकते हैं, वो भी बन सकते थे। लेकिन अभी जो है वो, अगर आप देख लें एनसी को 15 सीटें हैं तो वो एक तरह से 0 ही है उनके लिए, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से राम, छोटा सा कमेंट स्थिति के लिए, क्या राज्य सरकार जिम्मेदार है, जिस हिसाब से उमर अब्दुल्ला भी कह रहे थे? बिल्कुल, जिस तरह से हम वंशवाद की राजनीति करते हैं तो वंशवाद की राजनीति बिल्कुल देखी गई है वहां पर। और एक बात ये भी कही जा सकती है कि क्योंकि इतने सालों से वो उस राज्य पर अपना राज जमा रहे हैं, अपना राज कर अपना शासन वहां पर चला रहे हैं, तो हो सकता है कि उन पर ये घमंड आ चुका था कि कोई ऐसी कोई पार्टियां नहीं है जो उनको हरा सके। और देखिए, जिस तरह से सैलाब की वो बात करें, सैलाब तो जरूर आया, लेकिन वो प्राकृतिक सैलाब नहीं था, वो मोदी का सैलाब था। मोदी का सैलाब था। चलिए, आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं वो सुनिए। गुजार है जम्मू कश्मीर के लोगों के, जिन्होंने आज हमें वोट देके जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी के बतौर हमें चुना है। इसके साथ जो यहाँ की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, या फॉर दैट मैटर इवन जो दिल्ली में एनडीए की सरकार है, जो जिस किस्म के यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। हर कोई पार्टी शुक्रगुजार है, धन्यवाद दे रही है जनता को। जिस हिसाब से ठंड के बीच और आतंकियों की गोलियों के बीच जो मतदान हुआ जम्मू कश्मीर में, उसके बावजूद बढ़ चढ़कर लोग बाहर निकले और कई सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ा। इस बार इतना वोट प्रतिशत रहा जम्मू कश्मीर में, और अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी कि कौन किसके साथ गठबंधन करेगा, उस पर सवाल शुरू हो जाएंगे। क्या वाकई में जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर थी, जो बिगड़ी हुई थी, वो बदल पाएगी, ये सवाल भी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप रहिए हमारे साथ। खबर वो जो जुड़ी हो सरोकारों और मुद्दों से, खबर वो जो दिखाए कल, आज और कल का आईना, खबर जो जाए हकीकत की तह तक। देखिए खास खबरों की खास रिपोर्ट। Sunshine with a cup of tea. नमस्कार, आदाब, सुप्रभात। दिन भर के घटनाक्रम पर डालेंगे एक सरसरी नजर। देश, राजनीति और आपके हक से जुड़े तमाम मुद्दों पर हमारी राय। एन अल्टीमेट मॉर्निंग पैकेज सुप्रभात भारत, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे। गुनाह से पहले, गुनाह के बाद हर अपराधी छोड़ता है अपने जुल्म निशान। जानिए इन संकेतों को और रहिए खबरदार, क्योंकि जुल्म की दास्तां करेगा बेनकाब। देखिए जुल्म की दास्तां शनिवार और रविवार रात 10:30 बजे, सिर्फ खबर फास्ट पर। खबर, मंथन, हकीकत, भ्रम, दृष्टिकोण, पैनी नजर। सवाल हमारा, नजर हमारी, नजरिया आपका। नजरिया देखिए सोमवार से शुक्रवार सिर्फ खबर फास्ट पर। कहते हैं ना कि हाँ मैं बदल सकता हूँ अपनी किस्मत की हर लकीर को, हाँ मैं बदल सकता हूँ अपनी सोई हुई
तकदीर को। Yes, I can change. 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 बदलो तकदीर, छू लो आसमान, खुदा हुआ मेहरबान।